तो hello students, this is the part 2 of the first video of class 9 chapter 3 civics electoral politics। तो बच्चों, ये वीडियो क्लास 9th के चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो ये टॉपिक्स देख रखे हैं, इलेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्शंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है, और क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना सही है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में अपने कवर कर ली है। ये सेकंड वीडियो है, तो इस सेकंड वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक 3.2, जिसका नेम है व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हरियाणा में 90 MLA इलेक्ट हुए थे, जिसमें आपको आश्चर्यचकित होगा कि वो कैसे हुए, ठीक है, कि क्या एवरी पर्सन जो हरियाणा में था उसने 90 MLA के लिए वोट दिया सभी के लिए। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती क्या हैं, ठीक है। तो जो कंट्री होती है वो छोटे छोटे डिफरेंट अलग अलग एरियाज में डिवाइड होती है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस। कोई भी देश होता है वो अलग अलग एरियाज में डिवाइड होता है, किस पर्पज़ से, इलेक्शंस के पर्पज़ से, ठीक है। और इन्हीं एरियाज को हम लोग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। और इन्हीं एरियाज में रहने वाले जो लोग होते हैं वो वोटर होते हैं, वो किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर चुनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में क्या है कि जो कंट्री होती है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है, और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP कहते हैं। लोकसभा इलेक्शंस में जो कंट्री होती है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है, और इन्हीं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जो हर एक इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुना जाता है उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग स्टेट की बात कर लें तो ईच स्टेट वो भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है, ठीक है। वो भी छोटी छोटी एरियाज में अलग अलग एरियाज में डिवाइड होता है, और वहाँ से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, वहाँ से जो ऐसा लोग जिसे वोट देकर चुनते हैं उसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर MLA कहते हैं। ये मेन चीज़ है जो कि आपको समझना है कि स्टेट जो छोटी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है, वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर MLA कहते हैं। और जो कंट्री डिवाइड होता है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वहाँ से जो कैंडिडेट इलेक्टेड होता है उसे हम MP या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ईच पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसकी भी बहुत सारी सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती हैं, ठीक है। और यही अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो ये पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। जैसे कि कोई विलेज है या फिर टाउन है, वो भी छोटे छोटे, अब वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, वो वार्ड्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और वो वार्ड्स किसकी तरह होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह। और वहाँ वार्ड से जो चुना जाने वाला जो मेंबर होता है, जो लीडर वहाँ से जो इलेक्ट करता है, उसे हम मेंबर ऑफ द विलेज कहते हैं, या फिर अर्बन लोकल बॉडी, यानी मेंबर ऑफ द विलेज या फिर मेंबर ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी कहते हैं।
और कभी कभार क्या होता है कि यही कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम लोग सीट्स के नाम से काउंट करते हैं, कहते हैं कितनी सीट्स मिली इलेक्शन में। तो ये कभी कभार क्या होता है कि यही कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम किसके नाम से जानते हैं, सीट्स के नाम से। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक सीट रिप्रेजेंट करती है असेंबली में। हम लोग वहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी ना कह के उसे सीट्स के नाम से कहते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि लोकदल ने 60 सीट्स हरियाणा में जीती, तो इसका मतलब ये था कि जो लोकदल पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो स्टेट की जो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ से 60 एमएलएज ने इलेक्शन को जीता था। ठीक है, 60 कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उसका मतलब ये था कि 60 सीट्स। और इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है इस वीडियो का, तो वो यही है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की। अगर हम लोग बात कर लें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी होती हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वो क्या करता है, उसके लिए जितने भी प्रत्येक नागरिक, ठीक है, प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है, चुना जा सकता है, चुन सकता है अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को, या फिर खुद को भी एक रिप्रेजेंटेटिव्स बना सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जिन्होंने संविधान को बनाया था वो काफ़ी चिंतित थे इस ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन को लेकर। तो कुछ वीकर सेक्शंस भी थे, ठीक है, जो कि उन्हें कभी चांस ही नहीं मिल पाता कि वो लोकसभा इलेक्शंस में खड़े हों या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े हों, क्योंकि वो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते थे। तो और उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी नहीं होते थे या हो सकते थे, जैसे कि एजुकेशन है, ठीक है, या फिर कॉन्टेस्ट टू कंटेस्ट, या फिर इलेक्शंस को जीतना दूसरों के अगेंस्ट। तो ये सारे रिसोर्सेज उनके पास भी नहीं हो सकते थे, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल या फिर रिसोर्सफुल भी रह सकते थे। तो जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो वो लोग इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा वरिड थे, चिंतित थे। तो फिर क्या हुआ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या करा कि एक स्पेशल सिस्टम बनाया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का, एक स्पेशल सिस्टम बनाया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का। किसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए। जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी होती हैं वहाँ केवल रिजर्व लोगों के लिए होती हैं, जैसे कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से केवल और केवल शेड्यूल्ड कास्ट का लोग खड़ा होगा या फिर एसटी कास्ट का लोग खड़ा होगा। वहाँ जनरल कैटेगरी का व्यक्ति कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। मीन्स वो रिजर्व है पहले से ही कि इस एरिया से एससी का कैंडिडेट खड़ा होगा तो वहाँ एससी के ही कैंडिडेट्स खड़े होंगे, ठीक है, या एसटी का वो तो एसटी का। तो ये चीज़ होती है, और वहाँ से कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता है। अब जो हम बात करें वोटर्स लिस्ट की, कि वोटर लिस्ट क्या होती है, तो जब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड की जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है डिसाइड करने का कि उसमें कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। तो जो डिसीजन होता है वो किसी के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है जब तक कि लास्ट डे ऑफ द इलेक्शन हो तब तक। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो वोट डालने के लिए एलिजिबल होते हैं तो उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है इलेक्शन से पहले और वो सभी को दी जाती है। तो इसी लिस्ट को हम लोग ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं या फिर इसे हम वोटर लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दी जाती हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो कि लिंक होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की कंडीशन से, और इसमें प्रत्येक एवरीवन को क्या होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। तो सबसे पहले क्या था कि हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को भी रीड कर रखा है कि जो लोग 18 ईयर्स से ऊपर होंगे या 18 ईयर्स के होंगे उन्हें ही वोट डालने का राइट है। तो और ये भी है कि किसी भी व्यक्ति का वोट डैनेड नहीं होगा या किसी भी व्यक्ति का जो राइट टू वोट है वो डैनेड नहीं होगा बिना किसी एक अच्छे रीजन के।
तो जो डिफरेंट सिटीजन्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग डिफरेंट होते हैं, कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ हाईली एजुकेटेड होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ काइंड्स होते हैं जबकि दूसरे काइंड्स नहीं होते हैं। सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं और उनकी खुद की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, खुद की व्यूज होती हैं। तो दैट इज भाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजंस दैट अफेक्ट दैम। तो वो सारे लोग डिजर्व करते हैं कि वो एक अपने इक्वल तरीके से डिसीजन लें कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। जैसे कि अपनी कंट्री में क्या है कि ऐसे सिटीजन्स जो या तो 18 ईयर्स के हैं या फिर इससे 18 ईयर्स के ऊपर के हैं तो केवल वही इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिटीजन्स वोट दे सकते हैं, किनके पास वोट डालने का राइट है। तो ऐसे पीपुल जो 18 ईयर्स के हैं या फिर 18 ईयर्स से ऊपर के हैं, दे हैव द राइट टू वोट, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन करने के लिए जाएगा तो उसकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, और जबकि 18 ईयर्स की जो एज का होगा या इससे ऊपर का होगा वो वोटर होगा। लेकिन जो नॉमिनेशन फाइल करने जाएगा तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। और नॉमिनेशन करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं क्रिमिनल्स लोगों पर। लेकिन ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं काफ़ी ज़्यादा केसेज में। जैसे कि हम लोग बात करें, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को। कौन से कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं कि ऐसे नॉमिनेशन को कैंडिडेट करती हैं जिनकी जो पार्टी का सिंबल हो, ठीक है, या जो पार्टी को सपोर्ट करते हों, जिनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हो, लोग हों उनके पीछे। तो जो पार्टी का जो नॉमिनेशन होता है उसे हम पार्टी टिकट भी कहते हैं कि इसे पार्टी टिकट मिल गई, तो वो पार्टी नॉमिनेशन होता है। मीन्स उस पार्टी ने उस व्यक्ति को रिकमेंड किया हुआ है पहले से ही। तो एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस, प्रत्येक लोग जो इलेक्शंस को जीतना चाहता है उसे सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ पैसा भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो किसके लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि एक नया सिस्टम डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थे। तो उसमें क्या है कि एवरी कैंडिडेट हैज़ ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स। प्रत्येक नागरिक को लीगल डिक्लेरेशन होगा अगर वो ये डिटेल्स देगा, जैसे कि सीरियस क्रिमिनल केसेज पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट्स, उस कैंडिडेट के अगेंस्ट कितने सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर वो चीज़ बताएगा, नंबर 1। सेकेंड्स पे डिटेल देगा अपनी एसेट्स की या फिर जो कैंडिडेट्स की लिएबिलिटीज़ हैं, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली के बारे में अगर वो डिटेल्स देगा यानी एसेट्स की लिएबिलिटीज़ की, तो वो इसके लिए फिर अवेलेबल होगा। या फिर इसके साथ भी उसे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की भी उसे डिटेल वहाँ प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली होगी, ठीक है। जो ये प्रोवाइड्स करे और यही प्रोवाइड्स करेगी एक अपॉर्चुनिटी वोटर्स को डिसीजन लेने में इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि कौन उनके लिए एकदम राइट कैंडिडेट है, जो उनके लिए वर्क करेगा, जो अच्छा खासा विकास कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद नॉमिनेशन फाइल करने वाला कैंडिडेट देगा। तो ये जो अभी लॉ है ये तुरंत क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से अभी नया डिक्लेयर्ड हुआ है। तो फिर इसके बाद का जो टॉपिक है वो इलेक्शन कॉम्पिटिशन है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो इलेक्शंस का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि लोगों को चांस देना और वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें और जो गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज को भी प्रीफर कर सकें। और इसके साथ साथ ये भी नेसेसरी होता है कि जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो,
जिसमें लोग अपना ओपन डिस्कशन कर सकें कि उनके लिए कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छी सरकार बन सकती है, और क्या उनकी और उस पार्टी की क्या अच्छी अच्छी पॉलिसी हैं। तो इसके लिए लोग आराम से अपना ओपनली डिस्कशन भी कर सकते हैं। और ये कब होता है, इलेक्शन कॉम्पिटिशन के दौरान ये सब होता है। जैसे कि अगर हम लोग अपनी कंट्री में बात करें तो जो ऐसे इलेक्शंस कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो 2 वीक्स पहले होते हैं। ठीक है, जब फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स या फिर डेट ऑफ पोलिंग के अनाउंसमेंट से 2 वीक या फिर उसके बीच में होते हैं। इस पीरियड में क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होता है वो अपने वोटर से कांटेक्ट करता है। ठीक है, जो खड़ा होगा वो क्या करेगा, वोट मांगने के लिए अपने वोटर से कांटेक्ट करेगा। या फिर पॉलिटिकल लीडर्स क्या करेंगे, बड़ी बड़ी जो इलेक्शंस मीटिंग्स होंगी उन्हें वो एड्रेस करेंगे। या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उन्हें मोबिलाइज करेंगे अपना सपोर्टर्स को बढ़ाने के लिए। मीन्स ये वो वाला पीरियड होता है जब न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन्स भी इलेक्शंस रिलेटेड स्टोरीज या फिर डिबेट से पूरे भरे हुए होंगे। इलेक्शन कॉम्पिटिशन लिमिटेड नहीं होता इन 2 वीक्स में ही खाली। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इसकी तैयारी कई महीनों पहले से ही शुरू कर देती हैं जब ये सब होता है। मीन्स अपना एडवर्टाइजमेंट्स। जैसे कि यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसका स्लोगन था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। कब, जब लोकसभा में इलेक्शंस हुए थे 1971 में, तब उनका ये स्टेटमेंट था, ये स्लोगन था। तो इस पार्टी ने प्रोमिस भी किया था कि ये क्या करेंगे, रीओरिएंट करेंगी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और देश से पॉवर्टी को भी हटाएंगी। उसके बाद हम लोग बात करें सेव डेमोक्रेसी, ये जनता पार्टी का स्लोगन था जब वह जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में थे। लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे 1977 में, तो इस पार्टी ने प्रॉमिस भी किया था कि ये क्या करेंगी कि ये जो एक्सेस कमिटेड है उसे अंडो करके, और जो इमरजेंसी या फिर जो रिस्टोर सिविल लाइबिलिटीज हैं उन्हें रिस्टोर करेंगे। तो और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जो लेफ्ट फ्रंट जो स्लोगन्स था लैंड टू द ट्रिलर का, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में जो 1977 में हुआ था। और उसके बाद जो प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट था तेलुगुज की, वो स्लोगन्स यूज किया गया था एनटी रामाराव के द्वारा, जो कि लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो वहाँ जो इलेक्शंस हुए थे 1983 में। तो इसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि जो अवर इलेक्शन के जो लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि कोई भी पार्टी या फिर किसी भी पार्टी का कैंडिडेट वोटर्स को थ्रिएट नहीं कर सकता, ब्राइब और थ्रिएट नहीं कर सकता है, मीन्स धमकी नहीं दे सकता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जो कोई भी पार्टी या किसी भी पार्टी का कैंडिडेट किसी भी लोगों के लिए अपील नहीं कर सकता है, किसी भी कास्ट, किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लिए अपील नहीं कर सकता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो कोई भी पार्टी क्या नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती है। किसके लिए, इलेक्शन कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, मीन्स अपना पैसा लगाओ, ऐसा नहीं कि लोगों का पैसा तुम उसमें उड़ा रहे हो। ठीक है, और कोई भी पार्टी या कैंडिडेट 25 लाख, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है लोकसभा इलेक्शन में, और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख से ज़्यादा किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल यही सारे पॉइंट्स लोग करते हैं। 25 लाख के करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और सरकार को इसकी पता तक नहीं चलने देते हैं। तो जो इसका फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो ये फाइनल स्टेज है इलेक्शन की, जब सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में क्या होता है, पहले तो हम पोलिंग बूथ की बात करेंगे, नॉमिनेशन के बाद पोलिंग बूथ आता है। पोलिंग बूथ वो प्लेस होता है जहाँ पर लोग वोट डालने जाते हैं, एक ऐसा प्लेस बनाया जाता है जहाँ लोग वोट डालने जाते हैं, और वो या तो कोई गवर्नमेंट स्कूल होगा या फिर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी। ठीक है, और ये अक्सर
या कोई गवर्नमेंट ऑफिस होगा, और ये अक्सर किसी गांव में हो सकता है तो गांव में बना दिया जाएगा। मीन्स ऐसी जगह बनाया जाएगा जहां लोग आसानी से बूथ उस प्लेस पर वोट डालने जा सकें। और जब पोलिंग बूथ बन जाएगा, जब लोग उसमें वोट डाल देंगे, तो उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेज होती है वो काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है। ठीक है। और वोट्स किसके थ्रू डाले जाते हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन्स के द्वारा, जो वोट्स को रिकॉर्ड करती है। तो उसके बाद जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो वो मशीन्स के द्वारा ही काउंट किए जाते हैं, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि किस कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट्स विन करे हैं, तो फिर उसी की गवर्नमेंट बन जाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इलेक्शंस को इंडिया में डेमोक्रेटिक बनाती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लें। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो इलेक्शंस होता है उसे डेमोक्रेटिक बनाता है। मीन्स इसमें किसी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होता है, और जब इलेक्शन होने को होता है तो एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ईसी का। और इलेक्शन के टाइम पर जो ईसी, जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो ये कहेगा वही सारी चीज़ फॉलो की जाएगी। ठीक है। और इसके डिसीजंस, सारे डिसीजंस इलेक्शन के टाइम पर कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन लेगा। ठीक है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने से लेकर इलेक्शन के डिक्लेरेशन का जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक पूरे सारे डिसीजन कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन। और ये क्या कर सकता है? अगर कोई पार्टी या कैंडिडेट जो खड़ा है वॉयलेट कर रहा है तो ये उसको पनिश भी कर सकता है। मीन जो पूरा सिस्टम होगा वो सब इसी के नीचे होगा। वहाँ तब किसी इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेकर फाइनल डिक्लेरेशन तक किसी, चाहे वो डीएम हो, चाहे सीएम हो, पीएम हो, किसी की नहीं चलती है वहाँ उस समय। जितनी भी गवर्नमेंट पावर होंगी, किसको कहाँ शिफ्ट करना है, कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर की कहाँ ड्यूटी लगानी, बहुत सारा कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन। और जब इलेक्शन ड्यूटी होगी तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे वो केवल और केवल इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में ही वर्क करेंगे, ना कि सरकार के। तो हम लोग इन द लास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों से, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो शुरू हो चुका है अपनी पावर्स को, ठीक है, और लेता भी है और उन सबको एक्सपेंड भी करता है इलेक्शन के टाइम पर। तो वो सारी चीज़ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? पॉपुलर पार्टिसिपेशन। लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन करना ही इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। अब इंडिया में बात कर ली जाए तो पुअर हैं या इलिटरेट पीपल हैं या अंडर प्रिविलेज पीपल हैं, वो सारे लोग लार्ज प्रोपोर्शन में वोट डालने जाते हैं। बात करें रिच लोगों की या प्रिविलेज सेक्शन की, ठीक है। और जो कॉमन लोग होते हैं वो इलेक्शंस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो सोचते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर बना सकते हैं कि वो और नई नई पॉलिसीज या प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करें उनके फेवर में। और वो ये भी महसूस करते हैं कि जो उनके वोट्स हैं वो इस देश को चलाने में और उनकी सहायता करने में कई तरीके से काम में भी आएंगे। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो चैलेंज है वो तो बनाता ही है हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर ये फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने चैप्टर 4 में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।